हेलो नमस्कार। मैं कुमार जयकांत स्वागत करता हूँ आपको अपनी यूट्यूब चैनल पर। कल हमने स्पेशल यूपी सेगमेंट को कवर किया था, जिसमें से हमारा आधा पार्ट बचा हुआ है। तो हमने कल एससी एसटी पर अत्याचार की रिपोर्ट को देखा था। उससे आगे का जो हमारा आर्टिकल है, वो आर्टिकल है हमारे जीरो पॉवर्टी अभियान से। तो इसको देखते हैं, जीरो पॉवर्टी अभियान क्या है। ठीक है, देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अगले वर्ष के भीतर उत्तर प्रदेश का पहला गरीबी मुक्त राज्य बनाने के लिए गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2024 के अवसर पर जीरो पॉवर्टी अभियान का शुभारंभ किया है। यानी योगी आदित्यनाथ जी ने एक वर्ष के भीतर गरीबी मुक्त राज्य बनाने के लिए इस अभियान को चलाया है। ठीक है, इस का उद्देश्य क्या है? ग्राम स्तर पर सबसे गरीब परिवारों की पहचान करके उन्हें मुख्य धारा में शामिल करना। ठीक है, इस योजना के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में 10 से 25 सबसे गरीब परिवारों की पहचान की जाएगी और उनके उत्थान के लिए समेकित प्रयास किए जाएंगे। अभियान के अंतर्गत चयनित परिवारों को भोजन, कपड़े, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आवास व आय का स्थिर स्रोत प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, आगे की बात करते हैं। परिवारों की पहचान एक पारदर्शी और त्रिस्तरीय चयन प्रक्रिया के माध्यम से होगी, जिसमें स्तर दिए गए हैं। 3 स्तर हैं। पहले स्तर की बात करते हैं तो इस स्तर में क्या होगा? ग्राम पंचायत के कर्मचारियों द्वारा क्षेत्रीय सर्वेक्षण और मापअप मॉपअप मोबाइल पर डेटा अपलोड किया जाएगा। चयन के लिए प्रमुख मानदंड कौन कौन से होंगे? बेघर परिवार या कच्चे मकानों की निवासी, भूमिहीन परिवार जो पूरी तरह से कृषि पर निर्भर हैं, अनियमित आय वाले दिहाड़ी मजदूर, भोजन और कपड़ों की कमी। ये तो हमारा पहला स्तर हो गया। अगर दूसरे स्तर की बात करें, दूसरे स्तर में क्या होगा? ये द्वितीय स्तर है। इसमें क्या होगा? ग्राम स्तरीय समिति द्वारा सत्यापन, यानी कि उनका सत्यापन सत्यापन होगा ग्राम स्तरीय द्वारा कि कौन कौन से लोग गरीब परिवार के अंदर हैं। इस समिति में ग्राम प्रधान, पूर्व ग्राम प्रधान, स्कूल के प्रधानाचार्य एवं स्वयं सहायता समूहों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यदि पंचायत में एसएचजी नहीं है, यानी कि स्वयं सहायता समूह नहीं है, तो आशा कार्यकर्ता या आंगनवाड़ी सेविका को शामिल किया जाएगा। ठीक है, अब तृतीय स्तर की बात करते हैं। इसमें क्या तृतीय स्तर में परिवारों की डिजिटल प्रणाली के माध्यम से स्वचालित रेटिंग की जाएगी। ये जीरो पॉवर्टी पोर्टल के माध्यम से संभव होगा और पूरे चयन प्रक्रिया में डेटा आधारित निर्णय एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। ठीक है, चिन्हित परिवारों को राज्य और केंद्रीय सरकार की विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जाएगा, जिनमें निम्न शामिल है। यानी कि जो परिवार इसमें सुनिश्चित किए जाएंगे, उनको निम्न योजनाओं से जोड़ा जाएगा। और वो योजना कौन कौन सी है? आपकी पहली योजना की बात करते हैं। पहली योजना है आपकी खाद्य सुरक्षा। इन्हें राशन कार्ड प्रदान किए जाएंगे और खाद्य आपूर्ति विभाग से जुड़े लाभ सुनिश्चित किए जाएंगे। दूसरा क्या है? आवास सुविधा। प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि PMAY और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास प्राप्त किए जाएंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें, स्कूली प्रवेश, पाठ्य पुस्तकें, यूनिफॉर्म और आयुष्मान कार्ड योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। इसकी चौथी योजना क्या है? इन परिवारों को मनरेगा, यानी कि जो हमारे दिहाड़ी मजदूर होते हैं, उनको राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और कौशल विकास मंत्रालय की योजनाओं से जोड़ा जाएगा। जल जीवन मिशन और नमामि गंगे स्वच्छ पेयजल और स्वच्छ सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यानी कि जल जीवन मिशन और नमामि गंगे के तहत इनको स्वच्छ पेयजल और स्वच्छ सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। आगे देखते हैं, यह अभियान केवल सरकारी प्रयासों तक नहीं रहेगा। निजी क्षेत्रों, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, वित्तीय संस्थान, बैंक और नागरिक सामाजिक संगठन इस पहल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जीरो पॉवर्टी डॉट इन की क्या है? एक पॉवर्टी है जो कि फैमिली आईडी पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा। जिन परिवारों के साथ राशन कार्ड या फैमिली आईडी नहीं है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर यह पहचान पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। जिलों में प्रमुख शिक्षक संस्थानों के छात्र इन परिवारों के साथ मिलकर आजीविका संभावनाओं पर शोध करेंगे और आर्थिक योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग करेंगे। ये आर्टिकल हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है जो हमारा उत्तर प्रदेश विषय से संबंधित है? हाल ही में ये है, उत्तर प्रदेश पुलिस को मिलेगी ई पेंशन। यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस को क्या मिलेगी? ई पेंशन मिलेगी। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने राज्य के पुलिस बल को ई पेंशन प्रणाली को जोड़ने का निर्देश दिया है, ताकि सेवानिवृत्ति के बाद देयकों को भुगतान समय पर सुनिश्चित हो सके। इसके तहत ई पेंशन पोर्टल ई पेंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाएगा और पेंशन भोगियों की शारीरिक उपस्थिति की आवश्यकता को समाप्त करेगा। यह पोर्टल 1 मई 2022 को लॉन्च किया गया। ई
ठीक है। ई पेंशन योजना का पोर्टल कब चालू किया गया, ये आपका पीटी में पूछा जा सकता है, 1 मई 2022 को। साथ ही मुख्यमंत्री ने लखनऊ में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में पुलिस बल की प्रशासनिक दक्षता और संसाधनों की समीक्षा की है। इस बैठक में अपर पुलिस निदेशक यानी कि एडीजी स्तर के अधिकारियों के पुलिस सुधार, नवाचार और प्रशासनिक क्रियाओं पर विस्तृत चर्चा की गई है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब देखिए ई पेंशन क्या है। ई पेंशन के बारे में बात करें, क्या है ई पेंशन। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की एक डिजिटल पहल है, एक डिजिटल पहल है जिसके अंतर्गत क्या होगा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों के लिए पेंशन से संबंधित प्रक्रिया को सरल और सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। ई पेंशन प्रणाली की पुलिसकर्मी अपनी पेंशन रिकॉर्ड्स का प्रबंधन कर सकेगा, उन तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से पहुंच प्राप्त कर सकेंगे, और जिससे विलंब का कम होता है और पारदर्शिता बढ़ती है। ठीक है। ई पेंशन की मुख्य विशेषता क्या है, मुख्य विशेषताओं पर नजर डालें। स्वचालित पेंशन प्रोसेसिंग, ये एक स्वचालित पेंशन प्रोसेसिंग होगी जिसमें अपने आप रिकॉर्ड आधारित पेंशन लाभों को स्वचालित गणना करनी होगी और उसे सटीक और त्वरित पेंशन निपटान सुनिश्चित होता है। डिजिटल दस्तावेजीकरण यानी कि डिजिटल डॉक्यूमेंटेजाइजेशन होगा। इसमें क्या होगा, सभी आवश्यक पेंशन संबंधी दस्तावेजों को ऑनलाइन संग्रहित करते हैं जिससे उनकी कागजी कार्रवाई कम होती है और प्रक्रिया तेज और अधिक कुशल बनती है। तीसरी विशेषता क्या है, तीसरी विशेषता पेंशन विवरण तक पहुंच। सेवानिवृत्त कर्मी अपने मासिक पेंशन की राशि किसी भी कटौती और समायोजन के आसानी से ऑनलाइन देख सकते हैं। यानी कि जब हमारी पेंशन की कटौती है उसमें समायोजन कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इसके सारे विवरण कहाँ मिलेगा, हमारे ई पोर्टल पर आसानी से उपलब्ध होगा। चौथी विशेषता पर बात करें, रियल टाइम स्थिति ट्रैकिंग, यानी कि पेंशन भोगी अपनी पेंशन आवेदन की स्थिति ट्रैक रख सकते हैं, अपडेट देख सकते हैं और किसी भी संबंधित लंबित या समस्याओं पर सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। पांचवी हमारी जो इसकी विशेषता है वो है शिकायत निवारण, जो कि सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। एकीकृत शिकायत प्रणाली प्रदान करता है जहां सेवानिवृत्त कर्मी अपनी पेंशन राशि में किसी भी समस्या का विसंगति की रिपोर्ट कर सकते हैं और त्वरित सहायता की ओ, अपेक्षा कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके ई पेंशन के लाभों की बात करें। लाभ लाभ क्या होंगे, मैनुअली त्रुटियों में कमी आएगी, जो मतलब हमारे मैनमेड त्रुटि होती हैं उसमें कमी आएगी क्योंकि ये ऑटोमेटिक होगा सारा ही। तेज प्रक्रिया और वितरण होगा, सुगम पहुंच होगी यानी कि सभी लोगों तक मतलब एक आसानी से पहुंच मिल चुकेगी। पारदर्शिता होगी यानी पेंशन में कितनी लोगों को जांची गई है उसकी गणना, उसकी कटौती का वास्तविक समय में देख सकते हैं। ठीक है। ये हमारी ई पेंशन योजना थी जो कि हमारे पुलिस के अधिकारियों हैं, उनकी सेवानिवृत्ति की बात मिलने वाली है। अब नेक्स्ट आर्टिकल पर बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा बीज उत्पादन योजना। बीज उत्पादन योजना क्या है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि उत्पादन को सुधार लाने के लिए और किसानों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से राज्यव्यापी बीज उत्पादन योजना का अनावरण किया है। योजना के तहत 5 बीज पार्कों की स्थापना, कितने, 5 बीज पार्कों की स्थापना की जाएगी जो कि कृषि जलवायु क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जाएंगे। यह पहल न केवल स्थानीय जरूरतों को पूरा करेगा बल्कि ये केवल स्थानीय ज़रूरतों को पूरा पूरा नहीं करेगा बल्कि अन्य राज्यों के बीजों की निर्भरता को भी कम करेगा। यानी कि जो हम अन्य राज्यों से बीज लेते हैं उसकी निर्भरता को भी कम करेगा। राज्य में पश्चिम, मध्य पूर्वी, तराई बेल्ट जैसे भौगोलिक क्षेत्रों को कवर करते हुए बीज पार्क स्थापित किए जाएंगे ताकि हर क्षेत्र की अनूठी जलवायु परिस्थिति के अनुरूप बीजों का उत्पादन किया जा सकेगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पर बात करते हैं। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपी ट्रिपल पी मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा। ट्रिपल पी की बात करें, ये पीपीपी क्या होता है, ये पीपीपी ये होता है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें हमारा निजी और हमारी जो सार्वजनिक है यानी कि सरकारी और सरकारी प्लस निजी जो हमारे संगठन होते हैं, जो हमारे संगठन होते हैं उनका एक सामूहिक यानी कि प्रयास होता है जिसको हम पीपीपी बोलते हैं। ठीक है। जहां सरकारी इच्छुक निजी कंपनियों को भूमि और बुनियादी सेवाएं प्रदान की जाएंगी। प्रत्येक बीज पार्क कम से कम 200 हेक्टेयर में बनेगा। ठीक है। और 400 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में 2 बड़े फार्म विकसित किए जाएंगे जिन्हें निजी कंपनियों के संगठनों को लंबी अवधि के लिए पट्टे पर दिया जाएगा। ठीक है। इन प्रयासों का उद्देश्य राज्य के कृषि ढांचे को आत्मनिर्भर बनाना और उत्पादकता बढ़ाकर कृषि आय में वृद्धि करना। राज्य को हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपए की बचत होने की उम्मीद है, जो पहल अन्य राज्यों के बीज की खरीद दर के खर्च के किए जाते हैं। यानी कि जो हम अन्य राज्यों से बीज की खरीद के लिए जो खर्च किए जाते हैं उससे हमारे 3,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है।
ठीक है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में वर्तमान 22% गेहूं, 51% धान, 74% मक्का, 95% जौ और 50% दलहन और 52% तिलहन के बीज आयात किए जाते हैं। यानी कि हम जो उत्तर प्रदेश में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से ये जैसे गेहूं, धान, मक्का, जौ, दलहन और तिलहन के बीजों को क्या करते हैं, आयात करते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में मंगाए जाते हैं। तो ये जो निर्भरता है इससे क्या होगी, खत्म होगी हमारे दूसरे राज्य पर जो है। अब देखिए, कृषि विशेषज्ञों के अनुसार बीज प्रतिस्थापन दर, यानी कि बीज को जो हम प्रतिस्थापित करते हैं उसकी दर में सुधार आएगा। फसल उत्पादन में 15% से 20% तक की वृद्धि हो सकती है। यानी कि जो हमारी बीज प्रतिस्थापन दर है उसका तात्पर्य क्या है, नए उन्नत बीजों को किस्मों को बीजों के अनुपात में जो पारंपरिक बीजों की जगह बोए जाते हैं। यानी कि इसका तात्पर्य क्या है, SRR का जो नए बीज और उन्नत किस्मों के बीज हैं उनके अनुपात से जो पारंपरिक बीजों की जगह बोए जाएंगे। यानी कि जो हमारे नए बीज बनाए हैं हमने प्रोसेसिंग करके, जैसे आप जानते हैं बहुत सारे क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग करके हम बीजों को बनाते हैं, तो उस तरीके के बीज आएंगे, जैसे बीटी कॉटन हो गया हमारा, ठीक है, बीटी ब्रिंजल हो गया, बीटी सरसों हो गया, उस तरीके के जो हम प्रोसेसिंग करके नहीं है उनके DNA में मॉडिफाइड करके जो फसल बनाते हैं उनके बीजों को तैयार करते हैं। उत्तर प्रदेश प्रति हेक्टेयर उपज के मामले में अन्य राज्यों के पीछे, पंजाब के 40.35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के मुकाबले यहाँ गेहूं उत्पादन 26.75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। हरियाणा की बात करें तो 45.33 प्रति क्विंटल के मुकाबले राज्य में धान उत्पादन 37.35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। यह योजना रोजगार के नए अवसर पैदा करने में और कृषि में तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने में सहायक होगी, जो राज्य को राष्ट्रीय कृषि आपूर्ति श्रृंखला का केंद्र बना सकती है। ठीक है दोस्तों। अब देखें उत्तर प्रदेश में कृषि, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश विशेष उत्तर प्रदेश PCS की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में कृषि का वैसे तो हम GS 5 और 6 में पढ़ेंगे, तो देखो कृषि को बहुत स्तर से पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें देखिए क्या दे रखा है, उत्तर प्रदेश में देश की सबसे बड़ी खेती योग्य भूमि है। उत्तर प्रदेश में देश की सबसे बड़ी कृषि योग्य भूमि है, ठीक है। 166 लाख हेक्टेयर फैली है और बागवानी का क्षेत्र कितना, 18.42 लाख हेक्टेयर। इसमें 80% भूमि सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। यानी कि इस भूमि पर 80% यानी कि टोटल 166 लाख हेक्टेयर का यानी कि 80% पर क्या है, हमारे पास सिंचाई उपलब्ध है। क्या है, सिंचाई उपलब्ध है, ठीक है। राज्य के लगभग 3 करोड़ परिवारों की आजीविका का प्राथमिक स्रोत क्या है, कृषि। उत्तर प्रदेश के 3 करोड़ परिवारों की आजीविका प्राथमिक स्रोत यानी कृषि पर निर्भर है। देखिए आप, ठीक है। उत्तर प्रदेश खाद्यान्न और दूध के उत्पादन में देश यानी देश में शीर्ष पर है। यानी कि यूपी हमारे किस में है, खाद्यान्न और दूध के उत्पादन में सबसे ऊपर है, जबकि फलों के उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रदेश के देश के खाद्यान्न उत्पादन में 17.5 17.45% और गन्ना में 41.48%, गेहूं में 28.47% और दूध में 16.97% और चावल में 12% एवं तिलहन में 3.4% का योगदान है। यानी कि पूरे भारत में जो भी ये उत्पादन होते हैं उनका इतने इतने प्रतिशत हमारे उत्तर प्रदेश का योगदान है। जैसे गन्ना का 41%, गेहूं का 28%, दूध का लगभग 17%, चावल का लगभग 7%, 12%, तिलहन का लगभग 3.5% योगदान है। इसे 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। यानी कि उत्तर प्रदेश की कृषि को कितने कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया, 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर हमारा नया आर्टिकल है, वाराणसी में गंगा पर रेल सह सड़क पुल। यानी कि वाराणसी में जो गंगा है उसको रेल सह सड़क पुल बनाया जाएगा, ठीक है। रेल सह सही यानी कि रेल और सड़क का संयोजन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 अक्टूबर 2024 को 2642 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी पर रेल सह सड़क पुल बनाने की मंजूरी दे दी गई है। इसे अगले 4 वर्षों में पूरा किया जाएगा। वाराणसी में चंदौली जिले से होकर, और ये कहाँ से जाएगा, वाराणसी और चंदौली के जिले से होकर गुजरने वाली यह परियोजना रेलवे के सबसे व्यस्त मार्गों कौन कौन से, वाराणसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से परिचालन परियोजनाओं यानी कि परिचालनीय बाधाओं को कम करेगा।
नए पुल में ऊपर 6 लेन का राजमार्ग और नीचे 4 रेलवे लाइनों होंगी। यानी कि ये जो रेल्स है, सड़क है, पुल है, इसका विशेषता क्या होगा कि 6 लेन का तो ऊपर हाईवे होगा और नीचे 4 लेन की क्या होगी, रेलवे लाइन होगी, जो कि 137 साल पुराने मालवीय पुल की जगह लेगी। ठीक है? जो अभी भी पुराना जो 137 साल पुराना जो मालवीय पुल है, उसका ये पुल जो है जगह लेगा। नई परियोजनाओं के पूर्ण होने पर इस मार्ग पर 27.83 मिलियन टन प्रति वर्ष माल वाहन का अनुमान है, जिससे आर्थिक गतिविधियों को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। ठीक है? यह परियोजना प्रधानमंत्री की गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत विकसित की जा रही है, जो एकीकृत बुनियादी ढांचे के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाई गई है। पीएम गति शक्ति क्या है? अब पीएम गति शक्ति पर ध्यान देते हैं। पीएम गति शक्ति क्या है? ये 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा शुभारंभ किए गए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान 3 वर्ष पूरे किए गए हैं, कर लिए गए। यानी कि 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा शुभारंभ किया गया प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान था, और इसने अब तक कितने वर्ष पूरे किए हैं? अपने 3 वर्ष पूरे कर चुके हैं। यह योजना न केवल मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करती है, बल्कि बुनियादी ढांचों के विकास को तेज करने में और उसके आर्थिक वृद्धि में गति भी देता है। ठीक है? ये प्लेटफॉर्म 44 केंद्रीय मंत्रालयों, 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एकीकृत करता है। इन्हें उन्हें अपनी भू-स्थानिक योजनाओं का पोर्टल प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों? अब देखिए, पीएम गति शक्ति के सिद्धांत क्या है? पीएम गति शक्ति के सिद्धांतों पर बात करें, एकीकृत योजना और आर्थिक परिवर्तन, विश्व स्तरीय मल्टी मॉडल अवसंरचना, यानी कि विश्व स्तर, यानी कि जो हम मल्टी मॉडल बनाएंगे वो एक विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाएगा। अंतिम मील कनेक्टिविटी और इंटरमॉडल कनेक्टिविटी, रसद तालमेल और दक्षता, परियोजनाओं का समन्वित कार्यक्रम, यानी कि जो परियोजना चलाई गई है उनका समन्वय होगा और एक दूसरे से सहयोग के आधार पर कार्यान्वयन किया जाएगा। पीएम गति शक्ति द्वारा 7 इंजन द्वारा संचालित है, जिसमें 7 इंजन कौन कौन से हैं पीएम गति शक्ति के? आपका सबसे पहला है रेलवे, सड़क, बंदरगाह, जल मार्ग, हवाई अड्डे, जन परिवहन और रसद अवसंरचना। ये क्या है? हमारे पीएम गति शक्ति के 7 इंजन है। अब देखिए इसमें क्या है, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में 7 इंजनों के तहत परियोजनाओं को पीएम गति शक्ति के ढांचे के साथ जोड़ा जाएगा। यानी कि राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन है, इसके 7 इंजनों को किससे जोड़ा जाएगा? इससे भी जोड़ा जाएगा। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, ये के साथ संरेखित पीएम गति शक्ति ने लागत को कम करके भारत के लॉजिस्टिक्स का प्रदर्शन, लॉजिस्टिक्स का मतलब ये है कि जो हमारा माल का आवाजाही है। ठीक है? मैं विश्व बैंक की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत 44वें स्थान से बढ़कर क्या हो गया, 38वें स्थान तक की छलांग लगाई है। यानी कि हमारी स्थिति बेहतर हुई है। यानी पहले 44वें स्थान पर था, तो अब हम कहाँ पहुंचे? 38वें स्थान पर। अब बात करते हैं पीएम गति शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाकर नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, सेनेगल, गाम्बिया जैसे, यानी कि जाम्बिया जैसे देशों के साथ कूटनीति सहयोग को प्रोत्साहित कर रहा है, जैसे बुनियादी ढांचे की एकीकृत योजना में सुधार हो सके। भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू संरचना विकास संस्थान के सहयोग से जिला मास्टर प्लान के विकसित किए जा रहे हैं। ये पहले स्मार्ट शहरों और औद्योगिक गलियारों को मेगा निवेश क्षेत्रों में माध्यम से देश की औद्योगिक क्षमता को बढ़ाने का काम करेगी। ये हमारा उत्तर प्रदेश विशेष का जो सेगमेंट था वो कंप्लीट हो गया है। अब इस मैगजीन की ये खासियत है कि जैसे ही हमारा उत्तर प्रदेश का सेगमेंट कंप्लीट हुआ है, तो उसमें क्या है, हमें वन लाइनर भी देखने को मिलता है। ऐसे ही राष्ट्रीय सेगमेंट जो हम कंप्लीट करेंगे उसमें भी हमें वन लाइनर देखने को मिलेगा। अब तक जो हमने पढ़ा है उसका वन लाइनर फैक्ट इसमें दिया गया है। तो चलो वन लाइनर को भी देखते हैं, इसमें क्या दिया गया है। वन लाइनर को देखें, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस स्थान पर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की लोकार्पण किया गया? रामगढ़ ताल गोरखपुर में। हाल ही में उत्तर प्रदेश किस व्यक्ति को हरिशंकर परसाई विमुक्त दिया गया? अनूप मणि। हाल ही में उत्तर प्रदेश कितने लोगों को मीराबाई सम्मान दिया गया? उषा वाजपेयी सहित। ठीक है? हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किस आयु वर्ग के लोगों को आयुष्मान कार्ड के लाभ को दिलाने की बात कही? 70 वर्ष से अधिक। यानी 70 वर्ष से अधिक लोगों को भी अब क्या होगा, आयुष्मान भारत का लाभ मिलेगा। हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय मवेशियों की नमकीन पशु आहार बेचने पर रोक लगाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। किसने? केंद्र सरकार को। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस वर्ष कितने टन की खरीद का लक्ष्य किया गया है? कितने टन धान? यानी 70 टन धान को खरीदेगा।
हाल ही में किस राज्य ने होटल ढाबों को संचालन के नाम पता लिखवाने पर अनिवार्य किया? उत्तर प्रदेश। यानी कि आपने देखा था कावड़ के समय के होटल ढाबों पर नाम पता लिखवाना अनिवार्य कर दिया गया था। हाल ही में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड समिट 2024 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? ग्रेटर नोएडा इंडिया एक्सपो मार्ट उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज क्या है? नेक्स्ट पेज को देखें। इसमें हाल ही में किस देश ने अपने क्षेत्र को इनको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नेचुरल यानी कि नेचर गाइड तैयार किया गया? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर इंटरनेशनल ट्रेड शो की तर्ज पर नवंबर 2022 में भारत कृषि मेला का आयोजन किया गया? वो लखनऊ में किया जाएगा। जैसे हमारा ट्रेड शो अभी भी चल रहा है हमारे वहाँ पर दिल्ली में प्रगति मैदान के पास, ठीक है, वैसे ही हमारा क्या है, लखनऊ में भी एक कृषि मेला आयोजित किया जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण को प्रयागराज में कुंभ के दौरान गंगा यमुना के स्नान योग्य पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी गठन करना? उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारत के नक्शे को आकार शिवालय पार्क बनाया जा रहा है? अरेल प्रयागराज में। क्यूएस रैंकिंग के द्वारा एमबीए कोर्स के लिए विश्व के शीर्ष स्थानों की सूची में उत्तर प्रदेश के किस भारतीय प्रबंधन संस्थान को स्थान दिया गया है? आईआईएम लखनऊ में। हाल ही में किस न्यायालय ने हाल ही में किस न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के साथ केंद्र सरकार को प्रतिबंधित चाइनीज लहसुन की बिक्री पर कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। हाल ही में किस राज्य ने अपने राजस्व विभाग के कर्मचारियों को सफेद शर्ट और ब्लेजर को ड्रेस कोड के रूप में किया? उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, राजस्व विभाग के कर्मचारियों को इनका एक ड्रेस बनाया सफेद शर्ट और ब्लेजर के साथ। हाल ही में किसी एसोसिएशन ऑफ स्कूल्स ऑफ द इंडियन स्कूल के सर्टिफिकेट की वार्षिक कॉन्फ्रेंस में पंडित मदन मोहन मालवीय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? किसे दिया गया? डॉक्टर माला मेहरा। इनके एसोसिएशन का एन एडिड प्राइवेट स्कूल्स एंड एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की सेक्रेटरी हैं। ठीक, अब बात करते हैं। पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने मंत्रियों को सलाह देने के लिए विधायकों की कितनी समितियों का गठन किया? 30 समितियों का। प्रत्येक 16-16 सदस्य होंगे इसमें। हाल ही में संपन्न वर्ल्ड मॉडर्न शोतोकान कराटे फेडरेशन इंडिया 2024 की प्रतियोगिता में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? उत्तर प्रदेश को। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने प्रदेश में पीएम सूर्य घर योजना के तहत कितने घरों का सोलर पैनल लक्ष्य का निर्धारण किया है? 25 लाख घरों का। ठीक है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति के आयोग के पद पर किसे पुनर्नियुक्त किया गया? बैजनाथ रावत। ये SC/ST आयोग के अध्यक्ष के पद पर बने गए हैं बैजनाथ रावत। अब देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश का सरकार द्वारा ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों में प्रदेश का मान बढ़ाने के लिए कितने खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? 14 खिलाड़ियों को किया गया है। हाल ही में लखनऊ में फिल्म की गई लखनऊ में फिल्माई गई किस फिल्म को ऑस्कर समारोह में प्रदर्शित किया गया? संतोष। हाल ही में उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्तरों पर शिकायतों का निस्तारण में किस जिले की फिसड्डी जिला कहा गया? किसे फिसड्डी जिला कहा गया? देवरिया को, शिकायतों के निस्तारण में। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में कितने नए मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय खोलने का निर्णय किया है? 351 मुख्यमंत्री अभ्युदय स्कूल खोले जाएंगे। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश 2025 में कुंभ का ध्येय वाक्य क्या निर्धारित किया है? यानी कि कुंभ लगने वाला है, हमारा कुंभ चालू होने जा रहा है, तो उसका जो वाक्य है क्या है? सर्वसिद्धम प्रद, सर्वसिद्ध प्रद। ठीक है, हाल ही में केपी सिंह मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से मलखान सिंह सिसोदिया कविता पुरस्कार किसे दिया गया है? अनुज लोगन यानी कि काव्य संग्रह अघोषित उल गुलान के लिए दिया गया है। हाल ही में किसे डॉक्टर लक्ष्मी शंकर मिश्र निदेशक साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया? सूर्य कुमार पांडे के। हाल ही में किसे विद्या मिश्र लोक संस्कृति से सम्मानित किया गया? उषा सक्सेना को। आगे की बात करें, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने पशु मंत्री में कितने वृहद गो संरक्षण केंद्रों का लोकार्पण किया है? 12 वृहद गो संरक्षण केंद्र। हाल ही में किसे आनंद सागर स्मृति कथाक्रम सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया? कथाकार रणेंद्र को। हाल ही में किस राज्य ने केडी सिंह हॉकी का खिताब जीता? उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर 4 दिवसीय इंडिया कारपोर्ट एक्सपो की आयोजन किया गया है? भदोही में। हाल ही में लखनऊ की किस फिल्म को मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल 2024 में प्रदर्शन किया गया? आश्रय को। हाल ही में किसे 7 जबलपुरी स्मृति सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया? श्रीवास्तव रतन। कुंभ सुरक्षा का किस देश की एंट्रोजिन तकनीक का उपयोग किया गया? इजराइल। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के किसानों को मखाने की खेती पर कितना अनुदान देने का निर्णय लिया? 50%, यानी कि मखाने की खेती के लिए 50% का
डोनेशन दिया है, किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। हाल ही में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर गंगा रेल रोड पुल बनाने की मंजूरी दी गई है? वाराणसी, जो कि हमने अभी आर्टिकल पढ़ा था। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा उत्तर प्रदेश जो यूपी का सेगमेंट था, यूपी स्पेशल, वो हमारा सेगमेंट कंप्लीट हो गया। हम कल से स्टार्ट करेंगे राष्ट्रीय सेगमेंट। जो हमारा राष्ट्रीय सेगमेंट आता है इस मैगजीन का, उसको पढ़ेंगे हम कब से? कल से। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों इसको लाइक करना। ठीक है, लाइक करना और शेयर करना, और प्लस में क्या करना है आपको? सब्सक्राइब करना। आप इसको ऑडियो लेक्चर की तरह भी सुन सकते हैं, ये मैं जान आपको बताया था। तो थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।